कैपिटल हिंसा में दोषी करार दिए गए और बहुत सारे मुकदमे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब पर चल रहे हैं जिनमें उनको दोषी ठहराया गया है। इसके बावजूद जनता ने ट्रंप साहब को चुना। क्यों चुना, मैं अभी आपको सारी कहानी बताने वाला हूँ। पेंसिल्वेनिया में स्टेट में जो हुआ, जो गोली चली, 2 बार मारने की कोशिश हुई, जनता भी उनके साथ जुड़ती चली गई। मेरे पीछे ब्रीफ केस देख रहे हैं, ये वही ब्रीफ केस है जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास न्यूक्लियर पावर का कंट्रोल होता है, जहां से वो न्यूक्लियर अटैक का आदेश तक दे सकते हैं। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, खबर अमेरिका की। 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का बनना बिल्कुल तय हो गया है। उन्होंने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने अपने विपक्षी उम्मीदवार कमला हैरिस को मात दे दी है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। दुनिया भर की कहानियां चल रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे बड़ी दिलचस्प कहानी पूरी दुनिया में ये चल रही थी कि अगर ट्रंप जीते तो दुनिया कैसा आकार लेगी, कमला हैरिस जीते तो दुनिया कैसा आकार लेगी। आखिरकार पूरी दुनिया का अमेरिका से क्या मतलब? बिल्कुल मतलब है, अमेरिका पूरी दुनिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखने वाला देश भी है। आप जो लोग नहीं जानते, हम आपको बता दें कि कई बार अमेरिका को किसी जमाने में पूरी दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता था। ऐसी स्थिति में चूंकि जो जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका कई बार बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे वॉर्स में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के सेंटर में रहता है। ऐसे में अमेरिका का प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। लगभग पूरी दुनिया के लोगों की, पूरी दुनिया के राष्ट्र प्रमुखों की और मीडिया की इस इलेक्शन पर नजर लगी हुई थी। पक्ष विपक्ष का दौर चल रहा था। कुछ लोग ट्रंप साहब को पसंद कर रहे थे, कुछ लोग कमला हैरिस को पसंद कर रहे थे। लेकिन फाइनल आते आते बात तय निकल कर आई कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, पहला, इलेक्शन हुआ का प्रोसीजर क्या है, ट्रंप क्यों जीते, पूरी दुनिया में क्या प्रतिक्रियाएं आई और अब दुनिया किस प्रकार का आकार ले सकती है। जो चौथी वाली बात है वो केवल और केवल विश्लेषण पर आधारित है, वो तो फिर अब आने वाला समय ही बताएगा। सबसे पहले आप थोड़ी सी प्रक्रिया को समझ लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका में जब इलेक्शन होते हैं तो अमेरिका में इलेक्शन डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं प्रेसिडेंट के लिए। जो वोट डालते हैं उसे इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसकी संख्या कितनी है? लगभग 538 है। जब रुझान आने शुरू हुए उन 538 में से, चूंकि 270 चाहिए थे मेजोरिटी के लिए, शुरुआत में 277 और फाइनल आते आते पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 295 सीट लेकर, जो मेजोरिटी वाला आंकड़ा है 270 का, उससे बहुत आगे निकल जाते हैं और वो उनकी जीत डिक्लेयर कर दी जाती है। मेरे हिसाब से जिस समय मैं ये बात कर रहा हूं उस समय तक ये बात लगभग सब लोगों को क्लियर है। अच्छा, कैसे होता है इलेक्शन? इलेक्टोरल कॉलेज के केस में जो अमेरिका के जो स्टेट्स हैं जिनकी संख्या 50 है, 50 स्टेट्स में अगर आप नेब्रास्का और मेन राज्य को छोड़ दें तो जनरली वहां पर यह होता है कि मान लीजिए जिस राज्य में जो जीत जाएगा, उदाहरण के तौर पर एक राज्य में कमला हैरिस जीत जाती हैं या एक राज्य में ट्रंप जीत जाते हैं, तो कमला हैरिस को उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक स्टेट है एक्स, वहां से कमला हैरिस जीत गई हैं, तो सारी की सारी वोट कमला हैरिस को ट्रांसफर हो जाएंगी। अगर किसी राज्य से इलेक्टोरल कॉलेज में से जो ज्यादा संख्या किसको मिल गई, ट्रंप को मिल गई, तो उस राज्य का सारा इलेक्टोरल कॉलेज ट्रंप को ट्रांसफर हो जाता है। इसी प्रक्रिया के आधार पर लगभग 48, चूंकि 50 राज्य हैं अमेरिका में, तो 48 राज्यों में यही सिस्टम चलता है। 2 राज्य अलग हैं, नेब्रास्का और मेन राज्य में एक अलग व्यवस्था है। वहां पर जो जितना जीतेगा उसको उतने ही वोट ट्रांसफर की जाती है। रिजल्ट आया, इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया और ट्रंप साहब की जीत पक्की हो गई। पूरी दुनिया में प्रतिक्रियाएं शुरू हुई। यहां से जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे पूरी दुनिया में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, प्रतिक्रिया शुरू होने की वजह सबसे पहले मैंने मेरे पीछे कुछ इमेजेस हैं, देखेंगे आप। इन नेताओं ने सब ने बधाई संदेश जारी किए, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो। बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने कहा कि हमारे संबंध अच्छे हैं और आगे भविष्य में ऐसे बने रहें। कमोबेश यही बयान लगभग सभी राष्ट्र प्रमुखों के थे, जिसमें चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, मोदी जी हो, व्लादिमीर पुतिन साहब हो, जेलेंस्की हो, शी जिनपिंग हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सब ने उनको अपने अपने स्तर से बधाई दी। यहां पे सबसे दिलचस्प वाक्य व्लादिमीर पुतिन साहब का। व्लादिमीर पुतिन साहब के जो स्पोक्समैन थे, एक दिन वो कहते हैं कि वी हैव नो इंटरेस्ट टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ ट्रंप। हमें ट्रंप साहब की जीत को सेलिब्रेट करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन आते आते व्लादिमीर पुतिन साहब ने कह ही दिया कि देखिए, मैं ट्रंप साहब को उनकी जीत की बधाई देता हूं। वो एक बहादुर व्यक्ति हैं। पेंसिल्वेनिया में जो हुआ, जहां पर उन पर गोली चली, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई, वो काबिल तारीफ है और वो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकते हैं। बने रहिए। मैं आप ये जो बातें हैं ना, इन सारी बातों के क्रम में मैं आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूं। तो ये सब चीजें जब आई तो बधाई जो है आनी शुरू हुई, बधाई आनी शुरू हुई। पूरी दुनिया की मीडिया में भी कुछ ना कुछ
छपना शुरू हुआ। दुनिया मीडिया ने क्या क्या छापा ट्रंप की जीत के लिए, क्योंकि ट्रंप जो हैं मेरे हिसाब से, जनरली आप ट्रंप साहब का नेचर जानते हैं, ट्रंप साहब को माना जाता है कि बहुत ही आक्रामक शैली के आदमी हैं। और कुछ लोग ये बोलते हैं पता नहीं कब क्या कह दें, इसका भी कोई अंदाजा लोग नहीं मानते कि ट्रंप साहब कब क्या कह दें, ये अंदाजा नहीं है। कभी किसी को दोस्त बता दें तो अगले दिन ये बोल सकते हैं कि मैं इस पर सेंसर लगाऊंगा। ऐसी स्थिति में ट्रंप साहब का जो नेचर है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर है, फ्लक्चुएट कर जाता है, तो ऐसे में प्रतिक्रियाएं आनी लाजमी थी, पूरी दुनिया में लाजमी। जो CNN ने छापा कि ट्रंप की जीत बताती है कि अमेरिका में असंतोष फैल चुका है, नस्लीय और सामाजिक मुद्दों पर देश में ध्रुवीकरण और बढ़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स जो वहां का एक मेन अखबार है उसने छापा कि धमाकेदार जीत, यह जीत अमेरिकी समाज में राजनीतिक ध्रुवीकरण की गहराई को दर्शाती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण एक वैसी स्थिति जब एक पोलराइजेशन होना शुरू हो जाता है, वोट बैंक ये एक सर्टेन वोट बैंक ये मान लेता है कि ये ही चाहिए, बाकी सारी बातों पर वो विचार भी करना ना शुरू करे। वाशिंगटन पोस्ट ने छापा कि यह जीत अमेरिका में बदलाव की भावना की वापसी है। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप समझिए। अमेरिका में अमेरिका के समाज में संघर्ष की समस्या बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन मैं अभी आपको कुछ बातें यहां पर क्लियर करूंगा। फॉक्स न्यूज ने छापा कि ट्रंप जनता की असली आवाज, लोग अमेरिकी फर्स्ट नीति के पक्षकार हैं। ग्लोबल टाइम्स छापा कि ट्रंप की जीत अमेरिका में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की साइन है। जीते, सेलिब्रेशन हुआ, रिएक्शन आए, सबने बधाई दी। पुतिन साहब जो पहले नहीं देना चाहते थे या देना नहीं चाह रहे थे, बाद में उन्होंने भी जियोपॉलिटिक्स समझा और बधाई दी। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है कि अब क्या होगा। पहली बात तो अब ट्रंप साहब शपथ लेंगे जिसमें 75 दिन लगने वाले हैं। कोई भी एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि 75 दिन का क्यों भाई, आप जीते हैं तो अभी लाइए, इलेक्शन 6 नवंबर की घटना है, 2-4 दिन लगने चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इसका इतिहास थोड़ा सा अमेरिका के इतिहास में जाता है। जिस समय पहले प्रेसिडेंट साहब चुने गए तो जिनको शपथ लेनी थी तो दूर दराज की जनता जो है वहां रहती थी, तो दूर दराज जनता रहती तो उसको आने में कुछ समय लगा, इस बात को सेलिब्रेशन करने में, इसीलिए 75 दिन का समय रखा गया। मेरे पीछे एक ब्रीफ केस देख रहे हैं, ये वही ब्रीफ केस है जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास न्यूक्लियर पावर का कंट्रोल होता है, जहां से वो न्यूक्लियर अटैक का आदेश तक दे सकते हैं। इसका ट्रांसफर होना एक बहुत बड़ी घटना होती है। शपथ के समय ये ट्रांसफर होगा कि अब चूंकि ये समय जॉन बाइडेन साहब के पास है, जॉन बाइडेन साहब अब इसको ट्रांसफर कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया ये पकड़ो, ये जो ब्रीफकेस है। उसके बाद ये कैपिटल हिल है, ये बहुत बड़ी बात है। ये वही कैपिटल हिल है जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप हारे तो डोनाल्ड ट्रंप के पर यह आरोप लगे कि आपने हार को स्वीकार नहीं किया, आपने कैपिटल हिल में हिंसा कराई। इस घटना को कैपिटल हिल हिंसा कहते हैं। उसमें उनको दोषी भी ठहराया गया। अमेरिका के इतिहास में यह बहुत बड़ी बात है। जिस अमेरिका के बारे में यह कहा जाता है कि वहां के लोग तो बहुत अवेयर हैं, वहां के लोग इन सब चीजों को बड़ा मायने रखते हैं कि कौन क्लीन इमेज का है, कौन अच्छा है। बावजूद इसके हुआ क्या कि उन्होंने कैपिटल हिंसा में दोषी करार दिए गए और बहुत सारे मुकदमे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब पर चल रहे हैं जिनमें उनको दोषी ठहराया गया है। इसके बावजूद जनता ने ट्रंप साहब को चुना। क्यों चुना, मैं अभी आपको सारी कहानी बताने वाला हूं कि कैसे कई बार पर्सनल इंटरेस्ट के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो 75 दिन बाद ये शपथ लेंगे। क्यों जीते, अभी इसके जीत के सबसे बड़े कारण क्या रहे, पहले इस बात पर चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जीत का सबसे बड़ा कारण था अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो काले लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, जिनके बारे में कहा जाता कि शायद वो सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्होंने सपोर्ट किया। लैटिन जो देश के जो वहां पर लोग रह रहे हैं उन लोगों ने भी इनको ट्रंप साहब को सपोर्ट किया। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के मुद्दे को ट्रंप साहब ने इतना उछाला। देखिए, एक तो कोरोना आया, उसके बाद अमेरिका में भी मामला खराब हुआ, इन्फ्लेशन रेट हाई गया। और यह बात सही है कि बाइडेन साहब जनरली कुछ उस केस में कर नहीं पाए या करने को था कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि करने को था कुछ नहीं या क्यों नहीं कर पाए। यह बात सही है कि पूरी दुनिया में जब इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी आई तो कहीं ना कहीं उसका परछाया किस पर पड़ा, अमेरिका पर पड़ा। लेकिन राजनीति में मुद्दे दबाए नहीं जाते, राजनीति मुद्दे उभारे जाते हैं। इस मुद्दे को उभारा गया कि देखो इन्होंने इकोनॉमी और इन्फ्लेशन रेट को कहां पहुंचा दिया है, बेरोजगारी को कहां पहुंचा दिया है। ये बहुत बुरी स्थिति है और मैं अमेरिका को उस चीज से उबार के आगे लाऊंगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि मैं आयकर को कम करने का वादा करूं, कि मैं इनकम टैक्स कम करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसे इनकम टैक्स की बात आई, लोगों ने कहा कि अगर आप इनकम टैक्स कम कर देंगे तो देश की तो क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। अगर देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता तो ये तो फिर क्या बात हुई, बात तो वही हुई जिसके लिए आप बाइडेन साहब की बुराई कर रहे हो कि इकोनॉमी खराब कर दी। आप कह रहे हो कि इनकम टैक्स कम करोगे, बोले नहीं, मैं इनकम टैक्स कम कर कर ये जो पूरी दुनिया के चीजें हमारे देश में आ रही है ना, मैं उन पर टैरिफ बढ़ाऊंगा। एक पल वो कहते हैं कि मोदी जी
एक अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भारत हमारा अच्छा दोस्त है, मोदी मेरे दोस्त हैं, अगले ही पल वो एक मीटिंग में कहते हैं कि देखिए मैं टैरिफ लगाऊंगा, भारत जो सामान हमारे यहाँ भेजता है मैं उस पर और टैक्स लगाऊंगा, चीन हमारे यहाँ जो सामान टैक्स भेजता है मैं उस पर टैक्स लगाऊंगा, और उसकी जो आयकर कम करने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं उससे करूंगा, है ना। एक जगह पर उदाहरण भी देते हैं, एक बाइक आती है हार्ले डेविडसन, हार्ले डेविडसन अमेरिका इंडिया से शिफ्ट कर गई, सिर्फ और सिर्फ वजह यह थी कि जो कारण वहां बताया कि अमेरिका भारत हमसे 3 गुना ज्यादा, 2 से 3 गुना ज्यादा टैक्स वसूल रहा है, हमारी बाइक बिक नहीं रही है, दैट्स वाई हम वहां से क्विट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमारे सामानों पर टैक्स लगाता है, हम भारत के सामानों पर टैक्स लगाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। चाइना के केस में उन्होंने यही बात कही कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, टैरिफ मतलब एक सरप्लस चार्ज लगाऊंगा जिससे वो डिमोट होंगे, उनके सामान यहां नहीं आएंगे और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर वो सामान फिर भी हमारे यहां लाते हैं तो उससे पैसा बढ़ेगा, इनकम टैक्स की भरपाई उससे हो जाएगी। इमिग्रेशन के मुद्दे को खूब जोर शोर से उछाला गया। ट्रंप साहब ने इस बात को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि विदेशी लोग हमारे यहां का रोजगार खा रहे हैं, और आने वाले समय में जो H1B वीजा है, ये वो वीजा होता है जब हमारे यहां के प्रोफेशनल्स डायरेक्ट अमेरिका जाते हैं, जिसे H1B वीजा कहते हैं। तो उनको H1B वीजा दिया जाता है कि मैं इसकी शर्तें कठिन करूंगा, इमिग्रेशन को रोकूंगा। आंकड़ा ये कहता है कि अमेरिका में लगभग अभी मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट पर साफ लिखा था कि हर घंटे लगभग 90 के आसपास लोग वहां अरेस्ट हो रहे हैं अमेरिका में, जो माइग्रेट कर कर आ रहे हैं। इस नीति को उन्होंने बड़े शानदार तरीके से उभारा। दूसरी बात आई विदेश नीति की। विदेश नीति के मामले में वो साफ हो गए। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने दुनिया के प्रति ढीला ढाला रवैया अपनाया है। और मैं आपको बता दूं, जिस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब अमेरिका गए थे, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। वो तस्वीर थी जब वो यूक्रेन मीट, उनका शेड्यूल नहीं था, लेकिन वो ट्रंप से मिले, और लोगों ने इस बात के कयास लगाने शुरू किए कि शायद ट्रंप ये कह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल यू कांट फाइट, इस युद्ध को रोकिए। अब बात आती है इजराइल की। इजराइल केस में उन्होंने साफ कहा था बेंजामिन नेतन्याहू से कि जिस समय मैं शपथ लेकर ऑफिस में घुसूं उसके 24 घंटे के अंदर युद्ध रुक जाना चाहिए। तो क्या वो इजराइल को हिदायत दे रहे थे कि स्टॉप द वॉर? नहीं, वो कह रहे थे कि जीत जात के छुट्टी कर दीजिए, फाइनल कीजिए इस केस को। फिर बात आती है सहानुभूति की। पेंसिल्वेनिया में स्टेट में जो हुआ, जो गोली चली, 2 बार मारने की कोशिश हुई, जनता भी उनके साथ जुड़ती चली गई। तीसरी बात थी हिंदू कार्ड। आते आते उन्होंने एक ऐसा बात कही जो हिंदुओं के लिए सहानुभूति की बात थी, और हिंदू की बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो सोचने की विषय है। जो हिंदू थे भाई, वोट देने, सारे फैक्टर मिलकर एक बड़ा फैक्टर बनता है ना जिताने के लिए। इस फैक्टर ने भी बहुत बड़ा काम किया किसको जिताने में? ट्रंप साहब को जिताने में। ट्रंप की आक्रामक शैली आप सभी जानते हैं। ट्रंप जिस तरीके से बात करते हैं, जो उनके हाव भाव हैं, सो इंप्रेसिव, हो या ना हो लेकिन देखने में अच्छा लगता है। ये बात मैटर करती है। डिबेट के दौरान जब डिबेट हुई, एक तरफ बाइडेन साहब खड़े थे, एक तरफ ट्रंप साहब खड़े थे। हुआ क्या कि इस केस में बाइडेन साहब पसीना पोंछने लगे। अमेरिका के लोगों के लिए काफी था कि लगता है बाइडेन बूढ़े हो गए हैं, ये व्यक्ति हमारा देश संभालने के पक्षकार नहीं है। साथ में कमला हैरिस बहुत देर से मैदान में आई, और कमला हैरिस को जो भरोसा था कि महिलाएं साथ देंगी, एक डाटा ये कहता है कि उस डाटा के हिसाब से देखा जाए तो जो उम्मीद कर रही थी कमला हैरिस, वो भी उनको जो सपोर्ट मिला नहीं। किनका? महिलाओं का। साथ में अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पहले यह विश्वास दिलाना कि बाइडेन साहब के शासनकाल में हुआ क्या है, अमेरिका नीचे गया है, मैं आऊंगा। द अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA, इसकी पॉलिसी काम कर गई, दिल और दिमाग पर छाप छोड़ी, और फाइनल रिजल्ट आपके सामने है कि ट्रंप साहब अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और होता भी यही है। यही होता है राजनीति में, सारा खेल सेंटिमेंट का होता है। आप कहां पे तार सही जगह छेड़ रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। मेरे पीछे आप कुछ आंकड़ा देख सकते हो कि किस किस उम्र के लोगों ने किन किन लोगों को वोट दिया। एक चीज यहां पर जो है, जो आप समझेंगे, ऐश्वेत लोगों ने भी ट्रंप साहब को ही सपोर्ट किया। देखिए, यह बात इससे जुदा हो सकती है। नस्लवाद एक ऐसी समस्या है, अगर नस्लवाद की समस्या अमेरिका की रगों में ना होती, अगर अमेरिका अपने आप को डेवलप होने का वादा करता, तो अब्राहम लिंकन की हत्या उस बात पर कलंक है कि अब्राहम लिंकन साहब का जब मर्डर हुआ सिर्फ इसलिए कि वो क्या थे, वो ऐश्वेत थे। ऐसी स्थिति में यह बात कंफर्म थी कि भाई कमला हैरिस साहब का जीतना उतना आसान नहीं है। वजह उनका भारतवंशी होना, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसकी योग्यता साफ कहती है कि he/she विल बी द सिटीजन ऑफ अमेरिका, और साथ में उसे अमेरिका में पैदा हुआ होना चाहिए। लेकिन
कमला हैरिस तो सारी शर्तें पूरा करती थी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अमेरिकन की नजरों में, अमेरिकन लोगों की नजरों में वो बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि उस ये फैक्टर भी उनके अगेंस्ट गया। मेरे प्यारे साथियों, ये वही फैक्टर है जो ऋषि सुनक के अगेंस्ट गया था। हमने कहा था कि ऋषि सुनक को तो बड़ा मुश्किल है, ये लोग नहीं जीतने देंगे। ये मैटर करता है। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी आज भी है। नस्लवाद एक ऐसी समस्या है लोगों जो इनके रगों में घुसी हुई है। दैट इज व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। आप कभी इतिहास में पढ़ेंगे समझेंगे कि गोरे ही महान हैं। ये थ्योरी काम करती है आज भी। दैट इज व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। और फाइनली ये सारी बातें कमला हैरिस साहब के अगेंस्ट में जाती हुई चली गई। अब प्रश्न ये उठता है कि बात तो सही है, जीत गए, राष्ट्रपति बन गए, दुनिया किस करवट बैठने वाली है? मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले बात मैं इजराइल की करूंगा। बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं और संबंध भविष्य में ऐसे ही रहेंगे। उस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा भी था कि भैया जब मैं ऑफिस में एंट्री करूं 24 घंटे के अंदर युद्ध खत्म कर देना। इसका अर्थ ये नहीं है कि रुक जाना, कि खत्म कर दीजिए, ठीक है। और थोड़े से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप रखते हैं, ठीक है। इस बात को कहने में कोई हर्ज होनी नहीं चाहिए। अब बात आती है भारत की, जो आप लोगों का मेन कंसर्न होना भी चाहिए। सर भारत साथ क्या होगा? दो बातें हैं। सबसे पहला ट्रेड को लेकर बात होगी। जो डिफेंस डील हुई हैं शायद ही उन पर कोई फर्क आए, क्योंकि वो तो ऐसा होता है कि साइन हो चुके हैं, पेमेंट जा चुका, तो वो उसमें शायद कोई फर्क नहीं आएगा। आने वाले समय में जो कि व्यापार हमारा इनसे बहुत ठीक ठाक है, तो उस व्यापार पर क्या फर्क पड़ेगा? टैरिफ का तो देखो फर्क आएगा। अगर भारत की चीजों पर टैरिफ लगाओगे तो फर्क तो पड़ेगा, एक्शन होगा, उसका रिएक्शन होगा, तो व्यापार में क्या होगा? हालांकि मैं नहीं मानता, क्योंकि बात यह है जो साउथ, जो हमारा एशिया भारत वाला पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया जो है हमारा, इस केस में भारत पूरे इसमें एक यूनिट मानता है अमेरिका इसको। और इस यूनिट में अमेरिका भारत को बहुत उम्मीदों से देखता है चाइना के अगेंस्ट। और ये जो हमारे पड़ोस में बांग्लादेश के जो हीरो हीरा लाल हैं, जिनका नाम मोहम्मद यूनिस है, मोहम्मद यूनिस साहब कह रहे हैं, मोहम्मद 2017 में मोहम्मद यूनिस ने कहा था कि जब ट्रंप जीते थे पहली बार, कि भैया ट्रंप साहब को हम उम्मीद करेंगे, बड़ा खराब हुआ है। यह बात साफ है कि मोहम्मद यूनिस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। वो इसलिए बच चुकी है क्योंकि बाइडेन प्रशासन पर पूरा आरोप है कि तख्ता पलट इन्होंने कराया है और बाइडेन प्रशासन को हरा कर आए हैं। तो मोहम्मद यूनिस साहब के जो है पूरी खतरे घंटी है। क्या होगा? अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या शेख हसीना वापस जाएंगी, क्या बांग्लादेश सब ठीक ठाक हो जाएगा? समय बताएगा। बट कंक्लूजन इज दैट मोहम्मद यूनिस और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा क्लोज नहीं दिखाई देते जितने मोहम्मद यूनिस जॉन बाइडेन प्रशासन के नजदीक दिखाई देते थे। ये मैंने आपको एक दिन बताई भी थी कि कैसे एक द्वीप की वजह से गड़बड़ वहां हुई। डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन का जो प्रशासन है उसी का दबाव था, और जिस दबाव से वहां पर ये मोहम्मद यूनिस या वहां प्रोटेस्ट हुई, ये सब हुआ है। अब आते हैं पुतिन साहब पर। देखिए, यूक्रेन को खूब पैसा अमेरिका ने दिया है, यह बात कंफर्म है। ऐसी स्थिति में जब आप इकोनॉमी की बात करेंगे, जब आप रोजगार की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, तो ऑब्वियस बात है जहां तक चांस लग रहे हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिव साइन आ सकता है। हो सकता है वो जेलेंस्की को समझाएं, दबाव बनाएं, मदद रोकें, या पुतिन से कोई डिप्लोमेटिक बात की, क्योंकि जो दबाना समझाना ये सारी बातें पुतिन साहब पे लागू नहीं होंगी। तो हो सकता है रूस यूक्रेन वार में शायद कोई सिम्टम निकल के आए। अगर ये ऐसा होता है तो याद रखना कि ये एक अच्छी इमेज बनेगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इमेज जनरली इसके अगेंस्ट मानी जाती है कि ये तो आदमी युद्ध करवा दे, रुकवाने वाले अपनी बातों से युद्ध करवा दे, रुकवाने का तो क्या मतलब है। दोनों बातें क्लियर हैं। तो शी जिनपिंग जेलेंस्की और पुतिन साहब के केस में दोनों बातें मैंने बता दी हैं। जेलेंस्की कुछ बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि बाइडेन साहब थोड़ा सॉफ्ट मतलब एक कॉर्नर रखते थे हार्ट में जेलेंस्की के लिए इन द कंपैरिजन ऑफ पुतिन। कंपैरिजन तो क्या करना, बिल्कुल ही नहीं रखते थे। अब आइए कौन? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग के स्पोक्समैन ने कहा कि देखिए, हमारी अमेरिका को लेकर नीति बिल्कुल स्पष्ट रही है पहले से ही, और शायद उसमें कोई बदलाव की संभावना है। अर्थ, जैसे कंपटीशन चल रहा था वो एज इट इज चलता रहेगा। शहबाज शरीफ साहब तो हमारे पड़ोसी हैं, तो इसलिए मैंने इनके जो बधाई वाली बात बताई थी उसमें लगा दी थी। इनका तो वही है कि जाइए मांगिए पैसा आर्मी के अमेरिका से, वो तो एज इट इज उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। ईरान के साथ दिक्कत आ सकती है। ईरान की जो करेंसी है वो लगातार डाउनफॉल पे है। ईरान, क्योंकि इजराइल के समर्थन में ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है ईरान को लेकर भी शायद कोई बदलाव ट्रंप साहब की नीति में देखने को ना मिले। ये तो, और बाकी सारी बातों को तो आने वाला समय ही एक्सप्लेन कर सकता है कि कहां कैसे किस करवट ऊंट बैठने वाला है। मेरे प्यारे साथियों,
इस पूरी कहानी से एक कंक्लूजन तो साफ है कि ट्रंप साहब का प्रेसिडेंट बनना इज ए हिस्टोरिकल इवेंट। ये एक ऐतिहासिक घटना है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पे लगभग लगभग पड़ना तय है। कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। कुछ विश्लेषण के साथ मैंने आपको बातें बताने की कोशिश जरूर की है। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होंगी। लेकिन आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना नहीं भूलिएगा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। मैं इंतजार करूंगा आप कमेंट सेक्शन में आपके इस उत्तर का। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।